हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 को स्टार्ट किए थे। तो यूनिट 3 को पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जाने थे। इस लेक्चर में हम लोग उसी पॉइंट को आगे तक पढ़ेंगे। यूनिट 3 को पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, ठीक है फ्रेंड। तो आइए यूनिट 3 को जो अगला पॉइंट जो बचा हुआ है वो सब को इस लेक्चर में हम लोग पढ़ें। देखिए यूनिट 3 में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे जो देख लेते हैं। यूनिट 3 है जो कि है डोमेस्टिक स्वेज। इसमें हम लोग मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी फिटिंग तक पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ सीवरेज के बारे में। सिस्टम ऑफ सीवरेज के बारे में हम लोग आज सबसे आगे पढ़ेंगे कि सीवरेज क्या होता है, फिर सिस्टम ऑफ सीवरेज और उसमें टाइप्स के सीवर्स के बारे में जानेंगे, डिज़ाइन ऑफ सीवर्स के बारे में जानेंगे, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड, सेवर एंड इट्स टाइप्स से हम लोग का यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, जो भी इस चैनल पे न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे ही मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड, मैं आपके लिए और भी अच्छा लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग लेक्चर को। देखिए, सबसे आगे सेवर के बारे में जानना है कि सेवर क्या होता है और उसके टाइप्स हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए सेवर क्या होता है। सेवर मीन्स सिंपली सेवर इज ए पाइप और कॉन्डिविट कैरिंग स्वेज। सेवर क्या है? एक पाइप है और एक कॉन्डिविट है जो स्वेज को कैरी करता है। सेवर्स आर यूजुअली नॉट फ्लो फुल ग्रेविटी फ्लो। देखिए सेवर्स क्या होता है, वो यूजुअली फ्लो फुल नहीं, पूरा मतलब अच्छे तरह से वो अपने नहीं फ्लो करता है। वो फ्लो कैसे करता है? तो ग्रेविटी फ्लो की मदद से करता है। द फुल फ्लोइंग सेवर्स आर कॉल्ड फोर्स मेन एज द फ्लो इज अंडर प्रेशर। जब स्वयं वहाँ पे क्या होगा कि ग्रेविटी फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, उस पर प्रेशर लगेगा तभी वो फ्लो करेगा। तो उस टाइप का हम लोग बोलते हैं फोर्स मेन। तो इस टाइप में सेवर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए। अब देखिए कि सेवर का कितना टाइप होता है और किस किस आधार पे टाइप को डिवाइड किया गया है। तो सिंपली अगर बोला जाए तो सेवर के यहाँ पे हम लोग दो चीज़ बेस्ड पे डिवाइड करते हैं। सेवर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द टू बेसिस। अब कौन कौन सा बेसिस? तो एक हो जाता है शेप पे हम लोग डिवाइड करते हैं, शेप के आधार पे सेवर को, और दूसरा होता है मटेरियल के आधार पे। दूसरा क्या फ्रेंड? मटेरियल के आधार पे डिवाइड करते हैं। आगे हम लोग लिख लेते हैं मटेरियल के, उसके बाद सेवर शेप के अनुसार देखेंगे। तो देखिए सबसे आगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स। मटेरियल पे बेस्ड और मटेरियल यूज्ड पे क्लासिफाई किया जाता है जो सेवर को। वहाँ पे 6 टाइप में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट को बोला जाता है एस्बेस्टस सीमेंट एसी स्वेयर, और अगला आता है ब्रिक स्वेयर, फिर आता है सीमेंट स्वेयर, और एक होता है फोर कास्ट आयरन स्वेयर, फिर आता है स्टील स्वेयर, फिर आता है प्लास्टिक स्वेयर। तो ये सभी चीज़ टाइप्स के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे यहाँ पे कि ये क्या क्या होता है, इसका क्या क्या हम लोग फंक्शन होता है, ये सब के बारे में। देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एस्बेस्टस सीमेंट एसी स्वेयर। एसी स्वेयर क्या होता है जो समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्वेयर लाइक एस्बेस्टस सीमेंट स्वेयर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टस फाइबर। ऐसा स्वेयर जो एस्बेस्टस जो सीमेंट के द्वारा और एस्बेस्टस फाइबर के द्वारा मिलने के द्वारा बनाया जाता है, जो मिक्सचर ऑफ सीमेंट और एस्बेस्टस फाइबर के से बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्बेस्टस सीमेंट, जिसको एसी स्वेयर के नाम से जानते हैं। ये कहाँ कहाँ सूटेबल होता है जो समझते हैं। सूटेबिलिटी क्या है इसका? एस्बेस्टस सीमेंट एसी स्वेयर आर सुटेबल फॉर कैरिंग डोमेस्टिक सैनिटरी स्वेज। जो डोमेस्टिक सैनिटरी स्वेज को कैरी करने के लिए ये सूटेबल होता है। एस्बेस्टस सीमेंट स्वेयर is based as vertical pipe for carrying sludge from upper floors of multi-story building in two pipe system of plumbing। टू पाइप सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये अपर फ्लोर से स्वेज को कैरी करने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं एस्बेस्टस सीमेंट को। तो ये था इसका सूटेबिलिटी। अब अगला देखते हैं ब्रिक स्वेयर क्या होता है। ब्रिक स्वेयर देखिए, ब्रिक स्वेयर में मेनली समझें तो दीज टाइप ऑफ स्वेयर ब्रिक स्वेयर्स आर मेड एट साइट
यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लार्ज साइज स्वेयर। जब बड़ा साइज का स्वेयर बनाना होता है, ध्यान दीजिएगा, लार्ज साइज स्वेयर को जब बनाना होता है तो अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिक स्वेयर का। ठीक है, लार्ज साइज स्वेयर का जब बनाना होता है तब, तो ये लार्ज साइज में इस्तेमाल किया जाने वाला है। नाउ डेज ब्रिक स्वेयर आर रिप्लेस्ड बाय कंक्रीट स्वेयर। ब्रिक स्वेयर में गेट डिफॉर्म्ड एंड लीकेज में टेक प्लेस, ए लॉट ऑफ वर्क लेबर वर्क इज रिक्वायर्ड। देखिए अभी के समय में क्या हो रहा है कि उस जो ब्रिक स्वेयर को रिप्लेस कर दिया जा रहा है कंक्रीट स्वेयर से, और क्योंकि ब्रिक स्वेयर क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें से लीकेज होने लगता है। अ लॉट ऑफ लेबर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। ब्रिक स्वेयर को बनाने के लिए बहुत सारा लेबर का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूटेबिलिटीज़ का क्या है। सूटेबिलिटी में ब्रिक स्वेयर आर वेरी यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टॉर्म स्वेयर और कंबाइंड स्वेयर। ये स्टॉर्म स्वेयर और कंबाइंड स्वेयर को बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है ब्रिक स्वेयर, ठीक है, स्टॉर्म स्वेयर को बनाने में। सो अगला हम लोग पॉइंट को देखते हैं जो कि है सीमेंट कॉन्क्रीट स्वेयर। सीमेंट कॉन्क्रीट स्वेयर में दे में भी कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू मतलब क्या, उसको पहले से ही बना दिया जाता है। एक सीटू मतलब एक कंटेनर टाइप होता है, उसको पहले ही बना दिया जाता है। और प्री कास्ट रेजिस्टेंट टू हैवी लोड, ये क्या होता है कि कास्ट इन सीटू हो सकता है या प्री कास्ट हो सकता है या और उसके बाद में उसमें एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंट टू हैवी लोड। यह हैवी लोड को रेजिस्ट करता है, इसमें कोरोजन को भी ये रेजिस्ट करता है, इसके बाद में हाई प्रेशर को भी ये रेजिस्ट करता है। सीमेंट स्वेयर है तो सीमेंट कॉन्क्रीट स्वेयर है तो इसमें कोरोजन का कोई मामला ही नहीं आएगा, जो चलते ये कोरोजन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो जहाँ पे कोरोजन वाले प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग सीमेंट कॉन्क्रीट स्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर वेरी हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रांसपोर्टिंग में। सूटेबिलिटी क्या है इसका, तो सूटेबल फॉर अ स्मॉल स्टॉर्म ड्रेन्स, नॉट ड्यूरेबल। स्मॉल स्टॉर्म के लिए सूटेबल है लेकिन ड्यूरेबल नहीं है। कास्ट आयरन स्वेयर, देखिए कास्ट आयरन स्वेयर क्या होता है। दीज टाइप ऑफ स्वेयर आर हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी वाटर टाइट। ड्यूरेबिलिटी का क्या है, वाटर टाइट। कास्ट आयरन स्वेयर कैन विथस्टैंड हाई इंटरनल प्रेशर एंड कैन बियर एक्सटर्नल लोड। कास्ट आयरन स्वेयर क्या कर सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल प्रेशर को सह सकता है और एक्सटर्नल लोड को भी सहता है। सूटेबिलिटी क्या है, व्हेन द स्वेज इज कन्वेड अंडर हाई प्रेशर। जब स्वेज का क्या हो सकता है कि उसको हम लोग हाई प्रेशर में यूज कर सकते हैं। व्हेन द स्वेयर लाइन इज सब्जेक्ट टू हैवी एक्सटर्नल लोड, एग्जाम्पल अंडर रेलवे लाइन, फाउंडेशन वाल ETC बिलो हाईवे। तो ये सब देखिए, जब ये सब के नीचे से स्वेयर लाइन क्रॉस करे, जैसे रेलवे लाइन, फाउंडेशन वाल और बिलो हाईवे, तो यहाँ हम लोग कास्ट आयरन स्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर देयर इज कंसाइडर डिफरेंस इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में कंसाइडरेबल डिफरेंस हो तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, कास्ट आयरन स्वेयर का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड, कास्ट आयरन स्वेयर। अब अगला जो है वो है स्टील स्वेयर। तो स्टील स्वेयर को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। दीज टाइप ऑफ स्वेयर, स्टील स्वेयर आर इम्परवियस, लाइट रेजिस्टेंट टू हाई प्रेशर, फ्लेक्सिबल। देखिए ये सब स्वेयर क्या होता है कि ये इम्परवियस होता है, इनमें क्या कि मॉइस्चर कंटेंट एक जगह दूसरी तरफ नहीं क्रॉस करेगा। लाइट रेजिस्टेंट, लाइट को भी रेजिस्ट करता है टू हाई प्रेशर। फ्लेक्सिबल होता है, ये कहीं पे भी आप लोग मोड़ सकते हैं, इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप इसको बैंक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सूटेबल क्या है, कब है, व्हेन द स्वेज इज कैरीड अंडर प्रेशर, जब स्वेज को हम लोग अंडर प्रेशर इस्तेमाल करेंगे तब। द स्वेज हैज़ टू बी कैरीड अक्रॉस अ रिवर अंडर वाटर, जब वाटर रिवर के अंदर जब इस्तेमाल करना हो स्वेज को तब हम लोग स्टील स्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्वेयर हैज़ टू क्रॉस अंडर ए रेलवे ट्रैक, जब रेलवे ट्रैक के नीचे का हम लोग स्वेयर बना रहे हैं तो रेलवे ट्रैक के नीचे जब बनाना होगा तो हम लोग स्टील स्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, स्टील स्वेयर का। अब अगला जो है, दे आर जनरली यूज फॉर ऑटफॉल ट्रैंक स्वेयर। तो ये सब ऑटफॉल और ट्रैंक स्वेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है प्लास्टिक स्वेयर। देखिए प्लास्टिक स्वेयर क्या होता है। नाउअडेज PVC स्वेयर आर यूज फॉर कैरिंग स्वेज। अभी के समय में क्या हो रहा है कि PVC स्वेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है स्वेज को कैरी करने के लिए। प्लास्टिक स्वेयर आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, प्लास्टिक स्वेयर में
रेजिस्ट करता है क्या, कोरोजन को रेजिस्ट करता है, क्योंकि कोरोजन प्लास्टिक पे नहीं लगता है। सच टाइप ऑफ स्वेयर आर लाइट इन वेट, ये इस टाइप का जो स्वेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है अपने वेट के अनुसार। स्मूथ एंड कैन बी बेंट इजीली, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है और इसको हम लोग कहीं भी बेंट कर सकते हैं। बट दिस टाइप ऑफ स्वेयर, प्लास्टिक स्वेयर आर हैविंग हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको में थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है एंड कैन नॉट बी यूज इन वेरी हॉट एरियाज, और इसको वेरी हॉट एरियाज में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब था फ्रेंड मटेरियल के अनुसार स्वेयर का टाइप। स्वेयर का किसके अनुसार फ्रेंड, तो स्वेयर का टाइप था मटेरियल के अनुसार। अब हम लोग स्वेयर का टाइप देखेंगे शेप के अनुसार, कि शेप के अनुसार स्वेयर का कितना टाइप होता है। सो देखते हैं हम लोग शेप के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड, स्वेयर अभी क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन शेप्स। शेप्स के अनुसार जब देखा गया तो सबसे आगे हम लोग डिवाइड करते हैं रेक्टेंगुलर, फिर सर्कुलर, फिर सेमी एलिप्टिकल, फिर हॉर्स शू, फिर 5 बास्केट हैंडल टाइप और 6 एग शेप्ड स्वेयर। तो ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब स्वेयर क्या होते हैं और क्या क्या इसका फिगर कैसे बनता है। तो देखते हैं, सबसे आगे जो है डिपेंडिंग ऑन शेप्स के अनुसार सबसे आगे डिवाइड किया गया रेक्टेंगुलर स्वेयर का। तो रेक्टेंगुलर स्वेयर क्या होता है, सच टाइप ऑफ स्वेयर आर इन रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा जब रेक्टेंगुलर स्वेयर के नाम ही से जाना जा रहा है। दे आर स्टेबल एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ये स्टेबल होता है और ईजी होता है इसका कंस्ट्रक्शन। दे आर समटाइम्स यूज टू वर्क एज ए स्टोरेज टैंक, इसका कभी कभी हम लोग स्टोरेज टैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है फॉर एग्जाम्पल द स्वेज फ्रॉम सी आउटफॉल स्वेयर कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू द सी ड्यूरिंग टाइड एंड हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द स्वेज फॉर सम पीरियड। देखिए कुछ एक एग्जाम्पल क्या है कि अगर स्वेज क्या हो कि सी आउटफॉल में स्वेयर हो, सी डायरेक्ट सी में क्या हो आउटफॉल स्वेयर हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग इनटू द सी, डिस्चार्ज इनटू द सी ड्यूरिंग टाइड के समय में उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइड के समय में अगर डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, टाइडिंग के साथ ही क्या हो जाएगा, पूरा फ्लो कर जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द स्वेज फॉर सम पीरियड, तो इसलिए इसको स्टोर करने के लिए हम लोग स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर स्वेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सूटेबिलिटी क्या है, यूज फॉर कवर्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन को कवर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो फिगर कुछ इस प्रकार है फ्रेंड, फिगर आप लोग देख सकते हैं और फिगर बना भी सकते हैं। देखिए फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ये जो शेप यहाँ पे दिख रहा होगा यही इन्वर्ट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ये शेप को इन्वर्ट के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे स्पेलिंग लिखने की आपको कोशिश कर रहे हैं, इन्वर्ट, ठीक है, इन्वर्ट INVERT, ठीक है फ्रेंड। तो इन्वर्ट के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या है, तो रेक्टेंगुलर स्वेयर है। अब अगला देखते हैं सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में क्या है, उसका कैसे होता है देखते हैं। तो देखिए सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्वेयर आर इन सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर शेप में होगा। नाउअडेज प्रीकास्ट एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स रेनफोर्स्ड विथ स्टील आर कॉमनली यूज्ड। अभी के समय में क्या हो रहा है, प्रीकास्ट एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप और रेनफोर्स्ड विथ स्टील का उपयोग ज़्यादातर किया जा रहा है। एट सम सिचुएशन स्टील पाइप्स विथ लाइनिंग ऑफ कॉन्क्रीट और आल्सो यूज्ड, कुछ सिचुएशन में स्टील पाइप में सीमेंट कॉन्क्रीट के लाइनिंग के साथ में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका सूटेबिलिटी क्या है, यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्वेयर, सभी टाइप का स्वेयर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसका शेप कुछ इस प्रकार है, शेप आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अच्छे से फिगर को नोट कर लीजिएगा। सो अब इसका में देखिए कि ये क्या होता है, सभी चीज़ को बारे में अच्छे से जानेंगे। देखिए ये जो शेप यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये 3 गो से यहाँ पे जो शेप बनाया गया है, ये शेप और यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तीनों को बोला जाता है मेन सर्कमफ्रेंशियल रीइंफोर्समेंट, मेन सर्कमफ्रेंशियल रीइंफोर्समेंट। और इसके बाद में ये वाला जो शेप है इसको बोला जाता है रिंग्स, ये जो शेप है इसको बोला जाता है रिंग्स। अब ये क्या था, तो सीमेंट कॉन्क्रीट स्वेयर था विथ सिंगल सर्कुलर केज रीइंफोर्समेंट, ठीक है फ्रेंड। तो ये शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग्स के नाम से जानते हैं, रिंग्स।
ठीक है। अब आगे हम लोग अगला शेप ऑफ स्फीयर में देखेंगे। देखिए ये क्या है कि सीमेंट कॉन्क्रीट स्फीयर विथ सिंगल सर्कुलर केज, वही वाला एग्जांपल है फ्रेंड, कोई उतना ज़्यादा नहीं है। सेमी इलेप्टिकल सेक्शन, देखिए सेमी इलेप्टिकल सेक्शन के बारे में आगे कुछ जान लें तो अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। तो देखिए सेमी इलेप्टिकल सेक्शन में क्या होता है। सेमी इलेप्टिकल सेक्शन में इट इज़ सुटेबल व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्फीयर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। अगर पूरे साल में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ स्फीयर फ्लो करता है तो वहाँ पे ये स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं, इलेप्टिकल स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका जो है कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आरसीसी से कंस्ट्रक्ट हम लोग करते हैं। इट इज़ यूज इन सॉफ्ट सॉइल, ये सॉफ्ट सॉइल में यूज किया जाता है। इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज द आर्च ट्रस्ट इज वर्टिकल इन द इन्वर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि आर्च ट्रस्ट जो होता है ये वर्टिकल होता है इन्वर्ट में। दिस इज सुटेबल फॉर स्फीयर ऑफ लार्ज साइज मोर देन 1.8 मीटर डायमीटर। ये सब स्फीयर को हम लोग लार्ज साइज स्फीयर में इस्तेमाल करते हैं जब 1.8 मीटर से ज़्यादा डायमीटर हो जाता है तब। सुटेबिलिटी क्या है तो यूज फॉर कैरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्वेज, इसको हम लोग यूज करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्वेज को कैरी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो अगला हम लोग पॉइंट को देखते हैं, जो इसका फिगर जो है उसको देखते हैं सबसे आगे। तो देखिए इलिप्टिकल शेप में होता है ये, तो यहाँ पे आप लोग शेप देख सकते हैं, शेप को नोट कर लीजिएगा। जो इसका इंटरनल ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इन्वर्ट के नाम से जानते हैं। इन्वर्ट का स्पेलिंग बता दिया गया है फ्रेंड, INVERT। सो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिगर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब शेप के अनुसार होता है, ये सब फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हॉर्स शू। तो हॉर्स शू क्या होता है जो देखते हैं। हॉर्स शू मतलब क्या कि घोड़े के नाल की तरह इसको बोला जाता है सिंपली। इट इज़ सूटेबल फॉर हैवी डिस्चार्ज, जब बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज के लिए ये सूटेबल होता है। सच ए सेक्शन इज आल्सो सूटेबल व्हेन द अवेलेबल हेड रूम ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फीयर इज लिमिटेड। ये सेक्शन का जब हेड रूम कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही लिमिटेड हो तब इस स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। इट्स टॉप इज सेमी सर्कुलर, इसका जो टॉप होता है सेमी सर्कुलर विथ साइड्स इंक्लाइंड और वर्टिकल, इसका जो साइड होता है इंक्लाइंड होता है और वर्टिकल होता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्फीयर इन टनल, ये स्फीयर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो टनल में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अब अगला जो पॉइंट है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या है तो इसका, तो सूटेबिलिटी इसका होता है फ्रेंड, यूज फॉर लार्ज स्फीयर विथ हैवी डिस्चार्ज लाइक ट्रैक और आउटफॉल स्फीयर। तो यहाँ पे इसका आउटफॉल स्फीयर के पास में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका शेप है कुछ इस प्रकार है फ्रेंड, और ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट के नाम से जानते हैं, ये पार्ट को, ठीक है, इन्वर्ट के नाम से जानते हैं। अब अगला है बास्केट हैंडल टाइप। बास्केट हैंडल टाइप क्या होता है जो हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड, बास्केट हैंडल टाइप का जो फिगर है उसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ थ्योरी पढ़ लेना होता है। इन दिस टाइप ऑफ स्फीयर अपर पोर्शन ऑफ स्फीयर हैज बास्केट हैंडल शेप, इसका जो अपर पोर्शन है वो बास्केट हैंडल शेप होता है। एंड द बॉटम पोर्शन इज नैरोवर, बॉटम पोर्शन जो इसका होता है, बॉटम पोर्शन नीचे वाला भाग नैरोवर होता है। देन द अपर पोर्शन से नैरोवर होता है, वहाँ क्या होता है और भी उसका साइज कम होता है, नैरोवर होता है। दिस शेप ऑफ स्फीयर इज नॉट जनरली यूज्ड एट प्रेजेंट, अभी के समय में इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन बास्केट टाइप स्फीयर जो होता है कुछ इस टाइप स्फीयर, ये इसका फिगर होता है आगे ये सर्कुलर पार्ट, फिर ये वाला सेमी सर्कुलर, और ये वाला पार्ट को जो बोला जाता है नैरोवर जो बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सा इसका स्पेस कम गया, और उसके बाद ये हो गया आपका इन्वर्ट। ठीक है, तो इस टाइप में स्फीयर बना हुआ होता है। अब अगला है एक शेप्ड स्फीयर। एक शेप्ड स्फीयर क्या होता है जो देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, एक शेप्ड स्फीयर, these spheres are mostly suitable for combined system of because self cleansing velocity is obtained even in dry weather flow। ड्राई वेदर फ्लो में भी क्या होता है कि इसमें सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी होता है, तो इसका स्फीयर का क्या होता है तो ये कंबाइंड सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। द डेप्थ ऑफ दिस स्फीयर इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ देयर विड्थ, इसका जो डेप्थ होता है, जो डी होता है वो कितना होता है तो 1.5 W होता है, विड्थ का 1.5 टाइम्स होता है।
अब अगला इसका हम लोग फिगर को देख लेते हैं। जो फिगर कुछ इस शेप में आप लोग देख रहे हैं, फिगर को नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, ये शेप को यहाँ पे 2R, तो ये रेडियस RR होगा, ये रेडियस R होगा, ठीक है। इसका 2 गुना ये वाला सर्किल का रेडियस लिया जाता है। इन्वर्ट इसका यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्ट ब्लॉक ये लगाया जाता है। इसको हम लोग इन्वर्ट ब्लॉक के नाम से, यहाँ पे ये जो फिगर है इसको इन्वर्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्वर्ट ब्लॉक। तो इस टाइप में फिगर है। फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये है फिगर। तो आप लोग फिगर को अच्छे से नोट कर सकते हैं। और ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम में फिगर को अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। सो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा। सिर्फ इतना आपको सर्च करना है, डिप्लोमा विद सोनू, ठीक है, डिप्लोमा विद सोनू, कोई स्पेस नहीं दीजिएगा, सोनू, और आगे में @ लगा दीजिएगा, ठीक है, @डिप्लोमा विद सोनू। ये जैसे ही लिखिएगा आपको यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे आपको फिगर अपलोड किया जाएगा। उस फिगर से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सूटेबिलिटी है तो इसका प्रीफर्ड फॉर कंबाइंड स्वेयर के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ के बारे में देखें, 2 डिपेंडिंग के बारे में जाने, एक डिपेंडिंग ऑन शेप, एक डिपेंडिंग ऑन मटेरियल के अनुसार स्वेयर्स के बारे में जाने। अब हम लोग को पढ़ना होता है सिस्टम ऑफ स्वेयर, तो वो हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और तब उसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सिस्टम ऑफ स्वेयर अगला पॉइंट है हम लोग का, सिस्टम ऑफ स्वेयर। तो सिस्टम ऑफ स्वेयर में सबसे आगे हम लोग 3 टाइप में बोले थे डिवाइड करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है कंबाइंड सिस्टम, फिर आता है सेपरेट सिस्टम, फिर आता है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। तो ये 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं सिस्टम ऑफ स्वेराज को। सिस्टम ऑफ स्वेराज को कितना टाइप में फ्रेंड? तो 3 टाइप्स में। सबसे आगे कंबाइंड स्वेयर, फिर आता है सेपरेट सिस्टम स्वेयर, फिर आता है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। तो इस टाइप में इसको हम लोग डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। अब इसको सबसे आगे जो है कंबाइंड सिस्टम। तो कंबाइंड सिस्टम को हम लोग सबसे आगे डिफाइन करेंगे कि कंबाइंड सिस्टम क्या होता है। तो कंबाइंड सिस्टम हम लोग आगे डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे आगे जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है, इन कंबाइंड सिस्टम along with domestic swage the runoff resulting from storms is carried through the same conduit of swage system। कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है कि डोमेस्टिक स्वेज के साथ ही उसमें क्या किया जाता है कि रन ऑफ को मेंटेन किया जाता है स्टॉर्म्स को, और वो सेम ही कंडुइट में क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है स्टॉर्म्स वाटर को भी। इसका एडवांटेज क्या होता है, तो in an area where rainfall is spread throughout a year there is no need of flushing of swales as self-cleansing velocity will be developed due to more quantity of because of addition of storm water। क्या होगा कि अगर रेनफॉल एरिया में क्या कि अगर वहाँ पे पानी पूरे साल होता है तो पूरे साल जब पानी होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लशिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पानी का मात्रा एनी टाइम वहाँ पे जाते हुए रहेगा, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि ये स्टॉर्म वाटर वहाँ पे आएगा ड्यू टू रेनफॉल। तो इस टाइप में क्या होता है, हम लोग इसका कंबाइंड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली 1 सेट ऑफ पाइप विल बी रिक्वायर्ड फॉर हाउस प्लम्बिंग। हाउस प्लम्बिंग के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम ऑफ पाइप की ज़रूरत पड़ेगा। फिर आता है इन कॉन्जेस्टेड एरिया as it easy to lay only 1 pipe rather than 2 pipe are required in other system। देखिए, जैसा कि अदर सिस्टम में 2 पाइप की ज़रूरत पड़ता है, तो कंबाइंड सिस्टम में हम लोग कंजेस्टेड एरिया में भी, जहाँ पे स्पेस कम है, वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही पाइप की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड, तो वो हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जो समझते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, नॉट सुटेबल फॉर द एरिया विथ अ स्मॉल पीरियड ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। जब जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम मात्रा में होता है वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, बिकॉज ड्राई वेदर फ्लो विल बी स्मॉल ड्यू टू विच सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी में नॉट डेवलप इन स्वेयर
रिजल्टिंग इन सिल्टिंग। क्या होगा कि अगर वहाँ पे ड्राई वेदर में फ्लो क्या होगा, अपने आप से नहीं होगा तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे सिल्टिंग हो जाएगा, तो जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जहाँ पे रेनफॉल पूरे साल नहीं होता वहाँ पे ये सूटेबल नहीं है, कंबाइंड सिस्टम सूटेबल नहीं होता है। फिर आता है लार्ज फ्लो इज बेस्ट टू बी ट्रीटेड एट स्वेज सिस्टम प्लांट बिफोर डिस्पोजल। लार्ज फ्लो में क्या होगा कि इसको पहले ही ट्रीटमेंट होना चाहिए डिस्पोजल से पहले, हेंस रिजल्टिंग इन हायर कैपिटल। तो इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें लगेगा। When plumbing is required, this system is uneconomical। जब प्लम्बिंग को ज़रूरत पड़ता है तो ये अनइकोनॉमिकल होता है, यहाँ पे पैसा उतना नहीं रहेगा। ड्यूरिंग रेन्स ओवरफ्लोइंग ऑफ स्वेयर विल स्पॉइल पब्लिक हाइजीन। जब रेन का समय आएगा तो ये टाइप में स्वेयर में क्या होगा कि ओवरफ्लो होगा, जिससे पब्लिक हाइजीन को खतरा होगा। ठीक है, तो कुछ हर एक चीज़ में कुछ फ़ायदा है तो कुछ घाटा भी है फ्रेंड, यही चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगला हम लोग को पढ़ना होता है सेपरेट सिस्टम। सेपरेट सिस्टम में तो दोनों पाइप अलग अलग रहेगा। इन सेपरेट सिस्टम सेपरेट कॉन्ड्यूइट्स आर यूज्ड। सेपरेट सिस्टम में क्या होता है, सेपरेट कॉन्ड्यूइट का इस्तेमाल किया जाता है। वन कैरिंग स्वेज एंड अदर कैरिंग स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। एक स्वेज को कैरी करेगा, दूसरा स्टॉर्म वाटर को कैरी करेगा। इसके एडवांटेज सबसे आगे देखते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज है फ्रेंड, एज स्वेज फ्लो इन सेपरेट पाइप। जैसा कि स्वेज फ्लो करेगा सेपरेट पाइप में, हेंस द क्वांटिटी टू बी ट्रीटेड एट टू स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट इज स्मॉल। तो इसलिए जो क्वांटिटी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे स्वेज प्लांट में तो हम बहुत ही कम रहेगा, जिससे क्या होगा इकोनॉमी ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। दिस सिस्टम में बी लेस कॉस्टली एज ओनली सैनिटरी स्वेज इज ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज्ड कॉन्ड्यूइट। तो ये सिस्टम बहुत ही इकोनॉमिकल होगा, लेस कॉस्टली होगा, क्योंकि स्वेज सिस्टम को ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कॉन्ड्यूइट तक। एंड स्टॉर्म वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड कन्वेड थ्रू ओपन ड्रेन्स। स्टॉर्म वाटर को हम लोग कलेक्ट करेंगे और ओपन ड्रेन्स के सहारे उसको आगे डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा हम लोग को इकोनॉमिकली हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम पैसा लगेगा। व्हेन प्लम्बिंग इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिस्पोजल दिस सिस्टम इज इकोनॉमिकल। जब प्लम्बिंग रिक्वायर्ड होता है तो इसमें क्या होगा कि ये सिस्टम इकोनॉमिकल होगा ड्यू टू लेस फ्लो, क्योंकि इसमें बहुत ही कम फ्लो होगा, क्योंकि अलग अलग पाइप है दोनों। डिसएडवांटेज क्या है, तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी में नॉट डेवलप्ड एट सर्टेन लोकेशन इन स्वेयर एंड हेंस फ्लशिंग ऑफ स्वेयर में बी रिक्वायर्ड। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी किसी किसी जगह पे नहीं होगा इस टाइप ऑफ स्वेयर में, तो जिससे क्या होगा यहाँ पे फ्लशिंग ऑफ स्वेयर को भी ज़रूरत पड़ेगा। दिस सिस्टम रिक्वायर लेइंग टू सेट्स ऑफ पाइप विच में भी डिफिकल्ट इन कॉन्जेस्टेड एरिया। इसमें क्या होगा दो सिस्टम ऑफ पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे क्या होगा कॉन्जेस्टेड एरिया में ये प्रॉब्लम करेगा। दिस सिस्टम विल रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ पाइप एंड हेंस मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर। ये सिस्टम में क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ दो पाइप का करना होता है, जिससे क्या होगा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का थर्ड आता है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। पार्शियली सेपरेट सिस्टम क्या होता है जो समझते हैं फ्रेंड। देखिए पार्शियली सेपरेट सिस्टम डिफिनेशन क्या है, इन दिस सिस्टम पार्ट ऑफ अ स्टॉर्म्स वाटर स्पेशली कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स एंड पेव्ड courtyards of the building is admitted to same drain along with sewage from residence and institution। क्या होता है कि पार्शियली सेपरेट सिस्टम क्या होता है कि इसमें स्टॉर्म वाटर और स्वेज दोनों को रूफ से कलेक्ट किया जाता है। स्टॉर्म वाटर को स्वेज से किया जाता है और पेव्ड कॉर्टयार्ड से किया जाता है सेम ड्रेनेज को, और उसका रेसिडेंस उसको सेम ड्रेन में डिवाइड करके पहुंचाया जाता है। द स्टॉर्म वाटर, देखिए यहाँ पे वाटर के डब्ल्यू छूटा हुआ है, डब्ल्यू सुधार लीजिएगा, डब्ल्यू वाटर फ्रॉम अदर प्लेसेस इज कलेक्टेड एंड सेपरेट यूजिंग सेपरेट स्टॉर्म वाटर कंडुइट। इसको अदर प्लेसेस से वाटर को कलेक्ट किया जाता है और इसको सेपरेट किया जाता है सेपरेट स्टॉर्म वाटर कंडुइट के मदद से। इसका एडवांटेज क्या है जो देखते हैं। एडवांटेज ऑफ रीजनेबल साइज स्वेयर आर रिक्वायर्ड। इकोनॉमिकल, ये ज़्यादा क्या है ये इकोनॉमिकल है, और क्या होता है रीजनेबल साइज ऑफ स्वेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
सेकेंड है वर्क ऑफ हाउस प्लम्बिंग इज रिड्यूस्ड एज रेन वाटर फ्रॉम रूफ स्लैज फ्रॉम बाथरूम एंड किचन आर कंबाइंड विथ डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट। क्योंकि ये देखिए वर्क ऑफ हाउस प्लम्बिंग बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो भी रूफ से स्लैज से और बाथरूम किचन से ये सब का पानी एक ही में WC के सहारे उसको डिस्चार्ज किया जाता है। फ्लशिंग ऑफ स्वेयर में नॉट बी रिक्वायर्ड एज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ स्टॉर्म वाटर इज अलाउड। फ्लशिंग क्या होता है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि स्मॉल पोर्शन का वहाँ स्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग एज कम्पेयर टू सेपरेट सिस्टम के अनुसार इसमें प्लम्बिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। एट ट्रीटमेंट प्लांट एंड इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट प्लांट के पास में और इंटरमीडिएट प्लम्बिंग स्टेशन के पास में। इन ड्राई सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी मे नॉट डेवलप इन द स्वेयर। ड्राई सीजन में क्या होगा, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या होगा कि वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगा स्वेयर में। तो इस टाइप में हम लोग का डिसएडवांटेज इतना चीज़ था। तो यही था कुछ पॉइंट फ्रेंड कि स्वेयर का हम लोग कितना कैसे वहाँ पे सिस्टम ऑफ स्वेयर वर्क करता है। तो सिस्टम ऑफ स्वेयर 3 टाइप में वर्क करता है। तीनों चीज़ के बारे में हम लोग जाने। अब और भी अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है हम लोग का डिजाइन ऑफ स्वेयर। डिजाइन ऑफ स्वेयर मतलब स्वेयर का कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो मेनली हम लोग फॉलोइंग प्रोसीजर के मदद से जानेंगे, कुछ प्रोसीजर के मदद से जानेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ जोन्स, मतलब जोन्स का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है ये समझते हैं। द एरिया टू बी सर्व्ड बाय द ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। जो एरिया का ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करने वाले होते हैं उसको डिफरेंट जोन में आगे डिवाइड किया जाता है। द जनरल लेआउट ऑफ रोड्स इज टू बी प्रॉपर्ली स्टडीड फॉर द लोकेशन ऑफ स्वेयर। जनरल लेआउट ऑफ रोड को हम लोग को ध्यान रखना होता है स्वेयर को लोकेशन को डिनोट करने में कि कहाँ पे स्वेयर बनाना होगा। द जोन्स आर मार्क्ड ऑन द मैप एंड द कॉन्टूर्स आर आल्सो ड्रॉन ऑन द मैप। जो जोन वहाँ पे मार्क किया जाना है उसको हम लोग मैप पे मार्क करेंगे और कंटूर को भी मैप पे हम लोग उसको लोकेट कर देंगे। अरेंजमेंट ऑफ स्वेयर, अगला पॉइंट, द प्रपोज्ड अरेंजमेंट ऑफ स्वेयर्स फॉर डिफरेंट जोन्स इज देन वर्क आउट। जो भी डिफरेंट जोन के लिए प्रपोज्ड अरेंजमेंट हम लोग को होता है उसको चेक करना होता है। द लो लाइंग एरिया और आइसोलेटेड एंड पंपिंग स्टेशन, लो जो लाइंग एरिया है और आइसोलेटेड एट पंपिंग स्टेशन और इंस्टॉल्ड फॉर देम। तो यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है पंपिंग स्टेशन और लो आइसोलेटेड एरिया। देन फ्लो ऑफ स्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम हाई लेवल जोन्स। द वेरियस स्वेयर्स सच ए ब्रांच स्वेयर, मेन स्वेयर, ट्रंक स्वेयर, आउटफॉल स्वेयर etc आर मार्क्ड ऑन द मैप। तो ये सब स्वेयर को मार्क किया जाता है मैप पे। उसके बाद में आता है क्वांटिटी ऑफ स्वेज, क्वांटिटी ऑफ स्वेज। अभी ये अगला पॉइंट है तो क्वांटिटी ऑफ स्वेज में, तो क्वांटिटी ऑफ स्वेज को हम लोग समझते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्वेयर और कंबाइंड स्वेयर द क्वांटिटी ऑफ स्वेज टू बी कैरिड बाय द स्वेयर इज डिटरमाइंड। तो इसको हम लोग कंबाइंड स्वेयर हो या कोई भी स्वेयर हो तो क्वांटिटी हम लोग को डिटरमाइन किया जाता है कि स्वेज में कितना क्वांटिटी से फ्लो होगा। आफ्टर प्रॉपर स्टडी ऑफ वेरिएशन इन द रेट्स ऑफ स्वेज a suitable multiply factor is applied to arrive at the quantity of swage for which swage is to be designed। तो ये सब को क्या क्या पॉइंट था हम लोग सबसे आगे कुछ वहाँ पे रेट को चेंज करेंगे, रेट को चेक करेंगे कि कितना वहाँ पे स्वेज फ्लो हो रहा है। उसके बाद एक मल्टीपल फैक्टर के इस्तेमाल करके हम लोग क्वांटिटी ऑफ स्वेज को निकालेंगे जिस पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे स्वेज सिस्टम को। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, a suitable value for the high velocity of flow is determined। एक सुटेबल वैल्यू लिया जाता है जिस पर हाई वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। दिस वैल्यू शुड फॉल बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। यह वैल्यू फॉल होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में। यह ध्यान दीजिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो।
बिटवीन सेल्फ क्लेंसिंग एंड नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, ये दोनों के बीच में होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो को। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ स्वेयर। द सिलेक्शन ऑफ स्वेयर इज देन इजिली वर्कड आउट बाय रिलेशन क्वांटिटी ऑफ स्वेज इक्वल टू एरिया ऑफ स्वेयर इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ स्वेयर कैसे हम लोग लेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ स्वेज हम लोग क्या होता है, तो वो होता है एरिया ऑफ स्वेयर, मतलब कितना एरिया में स्वेयर को बनाना है, फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ स्वेज हमको हम लोग पता चल जाएगा। तो उससे हम लोग स्वेयर को चुन सकते हैं कि कौन सा स्वेयर हम लोग इस्तेमाल करना होगा। फिर आता है ग्रेडियंट। द स्लोप ऑफ स्वेयर लाइन is bucked out and longitudinal section of each sphere are drawn to a suitable scale. These sections show invert levels and all sphere opportunities. देखिए कि जो भी वहाँ पे स्लोप होगा स्वेयर लाइन का उसको चेक किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे और उसको ड्रा किया जाता है एक सुटेबल स्केल से, और ये सब सेक्शन को इन्वर्ट लेवल्स पे बना हुआ होता है जो कि ऑल स्वेयर अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे काम करेगा। The details on longitudinal section of different spheres should be such that laying of such sphere may be commenced without any further delay. बिना कोई डिले के उसको वहाँ पे डिटेल्स को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे ड्रा किया जाता है। तो ये सब था कि डिजाइन ऑफ स्फीयर कैसे कैसे करना है, तो टोटल 6 पॉइंट्स के जरिए हम लोग समझें। अब अगला पॉइंट आता है सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे आगे ये समझिए। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी मतलब ऐसा वेलोसिटी, एक ऐसा वेलोसिटी कि जिस पे कोई भी सॉलिड मटेरियल स्फीयर में नहीं रहे, वो स्वेज के साथ में ही बह जाए, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी एट विच नो सॉलिड गेट डिपॉजिटेड एट द इन्वर्ट, यही बात बोला जा रहा है। मिनिमम वेलोसिटी जिस पे कोई भी सॉलिड डिपॉजिट नहीं हो इन्वर्ट पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे आगे नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, फिर अगर रफनेस ऑफ पाइप पे, फिर स्लोप ऑफ स्वेयर पे। सेकेंड पॉइंट आता है डायमीटर ऑफ स्वेयर, फिर आता है क्वान्टिटी ऑफ स्वेज। वैल्यू ऑफ सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, द सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटीज आर गिवन बिलो। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डाटा दिया गया है कि कितना सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी है किस किस, जो वहाँ पे साइक्लोपियन होगा या राउंड पेबल होगा, तो ये सब के लिए। तो ये आप लोग टेबल को नोट कर सकते हैं अच्छे से। जैसा कि देख रहे हैं राउंड पेबल्स के लिए 0.5 से 0.6, फाइन ग्रेवल के लिए 0.3, कोर्स सैंड के लिए 0.2, एंगुलर के लिए 1.0। तो ये सब फ्रेंड, ये सब पॉइंट जो है, ये सब टेबल से हम लोग को एसएससी जेई में कभी कभी पूछ देता है। एसएससी जेई वाला क्वेश्चन में हम एसएससी जेई का क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी जेई में भी पूछता है। तो वो सब में क्या है कि इन्वायरमेंटल का वहाँ पे जब पूछेगा, या इन्वायरमेंटल का और भी कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछता है, कोई भी टेक्निकल वाला एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको पूछ सकता है कि सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी ऑफ फाइन ग्रेवल कितना होता है, तो 0.3। इस टाइम में आप इसको याद कर सकते हैं, तो कुछ कुछ एग्जाम के पर्पसेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड डिपेंडिंग ऑन डायमीटर ऑफ स्वेयर, सेल्फ वेलोसिटी कितना कितना होता है। तो अगर डायमीटर ऑफ स्वेयर 15 से 25 है तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर डायमीटर 30 to 60 सेंटीमीटर है तो इसका जो होगा 0.75 मीटर पर सेकेंड। अगर 60 सेंटीमीटर से ऊपर है तो 0.6 मीटर पर सेकेंड इसका होगा सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। अब अगला हम लोग पॉइंट है नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होता है। तो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी में हम लोग समझते हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी जो फ्लो का है उसको भी हम लोग को देखना होता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर स्टार्ट टू डैमेज द इनसाइड अ स्मूथ सरफेस ऑफ स्फीयर और इन अदर वर्ड स्कोरिंग एक्शन टेक्स प्लेस। स्कोरिंग में तो क्या कि जो भी उसका इंटरनल पार्ट होगा वो धीरे धीरे क्या होगा कि डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्कोरिंग प्रॉपर्टी कब होता है, जब बहुत ही ज़्यादा फ्लो का वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाता है। The maximum permissible velocity at which no such scoring action will occur is known as non-scoring velocity। ऐसा मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी जिस पे कोई भी स्कोरिंग नहीं होता है
उसको हम लोग नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फीयर। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी का ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि किस में वहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फीयर में। अब टेबल देखिए क्या क्या टेबल यहाँ पे दिया गया है। जो मटेरियल ऑफ स्फीयर जो है अर्थेन चैनल, ब्रिक लाइंड, सीमेंट कॉन्क्रीट स्फीयर, स्टोन वेयर स्फीयर, कास्ट आयरन स्फीयर और फर्टिराइट टाइल्स एंड ग्लेज ब्रिक्स, ये सब स्फीयर है। तो ये कितना कितना mm होगा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट थे नॉन स्कोरिंग में। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे लेइंग ऑफ स्फीयर के बारे में, अगला पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना होता है लेइंग ऑफ स्फीयर। तो लेइंग ऑफ स्फीयर जो होता है फ्रेंड, तो उसमें हम लोग एक तो है कि बुक में हम लोग को दिया गया है तो कुछ कुछ पॉइंट्स के ज़रिए समझा दिया गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा तरीक़ा से कुछ पॉइंट वाइज हो जाए तो अच्छा से हम लोग को फोकस होगा आप लोग को एग्ज़ाम में। तो सबसे आगे अगर लेइंग ऑफ स्फीयर की अगर बात किया जाए तो स्फीयर को कैसे ले आउट करते हैं हम लोग, कैसे उसको बिछाते हैं, पूरी प्रोसेस के अनुसार हम लोग समझेंगे। टोटल इसका 9 स्टेप्स से मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। 9 स्टेप्स, ठीक है, 9 स्टेप्स से हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे लेइंग ऑफ स्फीयर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट को, जो कि है मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट। मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट, द सेंटर लाइन ऑफ द स्फीयर इज मार्क्ड along द रोड विथ अ थियोडोलाइट एंड इन्वर्ट टेप। देखिए सेंटर लाइन को मार्क किया जाना चाहिए रोड पे, और जिसका थियोडोलाइट की मदद से और इन्वर्ट टेप की मदद से। इट में बी मार्क्ड आइदर बाय रेफरेंस लाइन और विथ द हेल्प ऑफ साइट रेल। इसको चाहे तो रेफरेंस लाइन की मदद से हम लोग मार्क कर सकते हैं या साइट रेल के मदद से। द पोजीशन ऑफ मैनहोल इज मार्क्ड, यही में मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट में ही क्या होगा, पोजीशन ऑफ मैनहोल को भी मार्क किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट होता है फ्रेंड एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच का एक्सकवेशन जो भी मार्क किया जाएगा आफ्टर मार्किंग द सेंटर लाइन ऑफ द स्फीयर द एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच इज स्टार्टेड। वहाँ पे जो मिट्टी का खुदाई होना चाहिए वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। द एक्सकवेशन में be carried out either by manual labor or by machines like power shovels or track excavators। तो चाहे तो आप पावर मैनुअली लेबर के अनुसार आप वहाँ पे खुदाई करवा सकते हैं, या कोई एक मशीन के अनुसार जैसे जेसीबी के अनुसार। एक फ्रेंड और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे इन जेसीबी आया कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम आपको पॉइंट बताना चाहेंगे। जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो भी मेंबर यहाँ पे हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए कि जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। कि अगर जेसीबी का फुल फॉर्म अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम हर एक मेंबर को वहाँ पे देखेंगे कि किनका सही है किनका गलत है। लेकिन हम आपको लास्ट जब वीडियो होगा तब हम आपको ये जेसीबी का फुल फॉर्म वीडियो में ही बता देंगे। सो जेसीबी का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, किनको किनको आता है मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। सो फ्रेंड आगे ट्रैक एक्सकवेटर, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच के लिए। अगला जो द विड्थ ऑफ ट्रेंच एट द बॉटम इज जनरली केप्ट 15 सेंटीमीटर मोर दैन द डाया ऑफ स्फीयर पाइप। विड्थ जो होना चाहिए बॉटम का वो 15 सेंटीमीटर ज़्यादा रखना चाहिए स्फीयर पाइप के डाया से। ध्यान दीजिएगा 15 सेंटीमीटर मोर एट द पॉइंट ऑफ स्फीयर ज्वाइंट द विड्थ ऑफ ट्रेंच इज मेड फॉर 60 सेंटीमीटर। पॉइंट जो स्फीयर जॉइंट पे क्या होगा, विड्थ ऑफ ट्रेंच को 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए और लेंथ ऑफ ट्रेंच को भी 60 सेंटीमीटर। द इन्वर्ट टेप इज़ फिक्स्ड बाय बॉर्निंग रड। इन्वर्ट टेप को वहाँ पे बॉर्निंग रड के सारे फिक्स कर दिया जाना चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट जो है हमारा टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंच। जो भी ट्रेंच वहाँ पे हम लोग खुदाई किए हैं, डिग आउट किए हैं, बनाए, तो ट्रेंच का अब टिम्बरिंग करना। When in ordinary soil the depth of excavation is more than 2 मीटर। ऑर्डिनरी सॉइल में डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोर देन भी हम लोग ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। टिम्बरिंग, ब्रेसिंग और सीट पाइलिंग इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्रेंच सो दैट इट मे नॉट कोलैप्स। टिम्बरिंग करना चाहिए, टिम्बरिंग, ब्रेसिंग और सीट पाइलिंग होना चाहिए ताकि वो कोलैप्स नहीं कर सके, वो वहाँ पे ढह नहीं सके, मतलब जो भी हम लोग ट्रेंच का खुदाई किए हैं वहाँ पे डैमेज ना हो सके।
द एक्सटेंट ऑफ टिम्बरिंग रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। किस प्रकार टिम्बरिंग किया जाना चाहिए वो टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा। एंड द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, और कितना एक्सकवेट किए हैं हम लोग ट्रेंच को, इस पे डिपेंड करता है। फिर आता है डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंच। डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंच मतलब क्या कि इफ़ वाटर इज मेट विथ ड्यूरिंग एक्सकवेशन इट इज़ रिमूव्ड बाय पंपिंग और एनी अदर सुटेबल मेथड। जैसे एक हम लोग यहाँ पे ट्रेंच यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। खुदाई करते करते क्या हो कि यहाँ पे पानी का सोर्स मिल जाए, पानी का सोर्स कभी कभी मिल जाता है, तो क्या होगा कि आगे पानी को वहाँ पे पंपिंग के सहारे हमको हटाना होगा और उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसी को बोला गया डी वाटरिंग। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। सबग्रेड का प्रिपरेशन कैसे करना होता है ये समझिए। फॉर सॉफ्ट सॉइल द बेड ऑफ द स्वेयर इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेन कॉन्क्रीट 1:3:6 1:3:6 के मदद से हम लोग को यहाँ पे बनाना चाहिए। सबसे फर्स्टली अगर सॉफ्ट सॉइल के लिए बना रहे हैं तब द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट वेरीज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। थिकनेस 15 से 20 सेंटीमीटर वेरी कर सकता है। द वेडिंग लेयर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रॉकी और हार्डी सॉइल। वेडिंग लेयर कब ज़रूरत नहीं होगा तो रॉकी सॉइल और हार्डी सॉइल के लिए ज़रूरत नहीं होता है। फिर आता है लेइंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ पाइप्स। कैसे लेइंग करेंगे और कैसे ज्वाइन करेंगे पाइप्स को उसके बारे में जानते हैं। द स्वेयर्स आर लेड along द ट्रेंच के वेरी केयरफुली देन द ज्वाइनिंग ऑफ स्वेयर इज डन एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए ज्वाइनिंग कब करेंगे, जब पहले से कोई स्वेयर है तो उसमें कनेक्ट करेंगे तो सबसे आगे स्वेयर को बहुत ही केयरफुली वहाँ पे बिछाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि उसको स्वेयर को ज्वाइन करवाया जाएगा कुछ रिक्वायरमेंट जो चीज़ होगा उसके अनुसार। आफ्टर द ज्वाइनिंग बोथ साइड्स ऑफ द पाइप आर फिनिश्ड विथ कॉन्क्रीट। जब ज्वाइन करवा देंगे तो बोथ साइड्स को क्या होगा कॉन्क्रीट की मदद से उसको फिक्स किया जाना चाहिए। फिर आता है टेस्टिंग ऑफ लीकेज। द लीकेज इन द पाइप जॉइंट्स और एनी अदर पॉइंट्स इज टेस्टेड बाय वाटर टेस्ट और एयर टेस्ट। देखिए टेस्टिंग ऑफ लीकेज को हम लोग को चेक करना होता है क्योंकि जब वहाँ पे हम लोग कोई भी अगर स्वेयर सिस्टम को बनाएंगे तो अनदर स्वेयर सिस्टम से कनेक्ट करना ही होगा। जब अनदर स्वेयर सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे लीकेज हो सकता है, या जो भी हम बनाएंगे स्वेयर उसमें भी लीकेज हो सकता है। तो इसको हम लोग वाटर टेस्ट के और एयर टेस्ट ये सब टेस्ट होते हैं लीकेज को चेक करने के लिए। ये अगले पॉइंट में हम लोग जानेंगे टेस्ट के बारे में। तो ये सब से मदद से उसको हम लोग चेक करेंगे। अगला जो पॉइंट है 8 नंबर टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ अलाइनमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी स्ट्रेटनेस मतलब स्ट्रेट है कि नहीं और ऑब्स्ट्रक्शन इसको चेक करना। द स्ट्रेटनेस ऑफ द स्वेयर पाइप एंड प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन are tested by placing a mirror at one end of the sphere and a lamp at the other end. If the pipeline is straight, the full circle of the light will be observed. टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेटनेस कैसे चेक किया जाता है तो एक साइड में जैसे ये एक अगर बोलें कि एक स्वेयर है तो इस साइड में हम लोग एक मिरर को रखेंगे, ठीक है। मिरर को रख देंगे एक साइड में और ये मिरर को एक साइड में रखें और यहाँ पे एक लैंप को रखें, ठीक है। लैंप को यहाँ पे रखें तो मिरर में लैंप का जो यहाँ पे शैडो होना चाहिए वो पूरा फुल सर्किल दिखना चाहिए लैंप का, या टॉर्च भी रख सकते हैं लैंप के मदद में, ठीक है। तो स्ट्रेटनेस उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ बैक फिलिंग अब क्या है तो लास्टली द ट्रेंच आर फिल्ड अप विद द एक्सकवेटेड अर्थ इन द लेयर्स ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर थिक। जब पूरा ट्रेंच का कम हो जाएगा, जब पूरा स्वेयर सिस्टम बीत जाएगा तो क्या होगा कि उस ट्रेंच को 15 सेंटीमीटर थिक जो सॉइल एक्सकवेट किए थे उसके मदद से वहाँ पे बिछा देंगे। द ईच प्रॉपर्ली वाटर्ड एंड रैम्ड, सबको प्रॉपर्ली वाटर किया जाएगा और रैमिंग किया जाएगा। रैमिंग मतलब क्या कि वहाँ पे हर एक को कॉम्पैक्ट किया जाएगा। तो इस टाइप में हम लोग का था कि लेइंग कैसे करते हैं स्वेयर का। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है कि टेस्ट ऑन लीकेज को चेक करने के लिए वाटर टेस्ट और एयर टेस्ट ये सब के बारे में। सो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड अगला जो पॉइंट है हम लोग को पढ़ना होता है टेस्टिंग ऑफ स्वेयर्स के बारे में। जो मेनली हम लोग को 2 टेस्ट पढ़ना होता है, वाटर टेस्ट और एयर टेस्ट। यह स्मोक टेस्ट और टेस्टनेस ऑफ स्ट्रेटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन। तो यह स्ट्रेटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मैं बता दिया था पिछले में ही कुछ सेकंड पहले ही अभी बताया हूँ।
सो यही लेक्चर में अभी बताया गया है। पीछे में जब हम लोग वो पढ़ रहे थे लेइंग ऑफ स्वेयर पाइप में, तो यहाँ पे स्ट्रेटनेस के लिए मैं बताया था कि एक साइड में क्या रख दिया जाएगा कि इस टाइप में अगर स्वेयर हो, स्ट्रेटनेस चेक करना हो तो स्वेयर स्ट्रेट में होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे एक साइड में रखा जाएगा लैंप यहाँ पे एक साइड में रखा जाएगा, एक साइड में यहाँ पे रखा जाएगा मिरर। तो मिरर में लैंप का शैडो पूरे सर्किल के रूप में दिखना चाहिए, तब क्या मानेंगे कि वो स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस टाइप में टेस्टनेस और स्ट्रेटनेस, टेस्ट फॉर स्ट्रेटनेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया था। अब है वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं जो समझते हैं। देखिए फ्रेंड, वाटर टेस्ट के लिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का वो है अ लेंथ ऑफ स्वेयर लाइन बिटवीन टू मैनहोल इज टेकन। 2 मैनहोल लिया जाता है, वो दोनों के बीच में वाटर टेस्ट को किया जाता है। सबसे आगे जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे होंगे, एक मैनहोल यहाँ है, एक मैनहोल यहाँ है। द टेस्ट इज कैरीड आउट बाय प्लगिंग द लोअर एंड ऑफ द स्वेयर बाय ए रबर प्लग। देखिए लोअर एंड को यहाँ पे प्लग किया जाता है एक रबर प्लग के सहारे। द डेप्थ ऑफ मैनहोल एट द अपर एंड इज मेंटेन्ड एट 1.50 मीटर। अपर एंड का डेप्थ क्या होना चाहिए, 1.50 मीटर रखा जाता है। और द स्वेयर लाइन इज बाइड बाय मूविंग अलोंग द ट्रेंच। और स्वेयर लाइन को देखा जाता है कि कैसे वो मूव कर रहा है ट्रेंच के अनुसार। द जॉइंट विच हैव शोन लीकेज आर प्रिपेयर्ड। तो इस टाइप में यहाँ पे हम लोग को होता है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो वाटर टेस्ट के बारे में, तो वाटर टेस्ट में देखिए कि फिगर कुछ इस तरह का होगा। 2 मैनहोल होगा, एक सेवर लाइन यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, एक रबर प्लग के सहारे यहाँ पे चेक किया जाता है कि किस टाइप में वहाँ पे वाटर का मूवमेंट है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है प्लान ऑफ ट्रेंच ऑफ स्वेयर। ट्रेंच जो होगा उसका प्लान यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस टाइप में इसका प्लान होगा, ये फिगर से आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं एयर टेस्ट इस पे कैसे कैसे किया जाता है। एयर टेस्ट देखिए कि एयर टेस्टिंग बिकम्स नेसेसरी पार्टिकुलरली इन द लार्ज डायमीटर पाइप्स। जब बड़ा डायमीटर वाला पाइप रहेगा तो उसको लिए एयर टेस्टिंग बहुत नेसेसरी हो जाता है। व्हेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा वो टेस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तब यहाँ पे एयर टेस्ट की मदद से हम लोग टेस्ट करते हैं। A stretch of pipe is subjected to a air pressure of 100 mm of water by means of hand pump। हैंड पंप के सहारे 100 mm of water को वहाँ पे एयर प्रेशर की मदद से छोड़ा जाता है। इफ़ द प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 25 mm, अगर प्रेशर को मेंटेन किया जाए 25 mm तक, द जॉइंट शैल बी एज्यूम टू बी वाटर टाइट। तो जॉइंट जो होगा वो वाटर टाइट होगा। अदरवाइज इफ़ द ड्रॉप इज मोर देन लीकेज, अगर ड्रॉप लीकेज से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जॉइंट शैल बी ट्रेस्ड एंड सुटेबल ट्रीटेड टू इंश्योर वाटर टाइटनेस। तो जॉइंट वहाँ पे चेक हो जाएगा, उसको वाटर टाइटनेस से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लीकेज कैन बी डिटेक्ट बाय अप्लाइंग सोप सॉल्यूशन टू ऑल द जॉइंट इन द लाइन एंड लुकिंग फॉर द एयर बबल्स। अब जैसा कि वहाँ पे एयर टाइटनेस हम लोग देख लेंगे 100 mm ऑफ वाटर को देकर, तो वहाँ पे हर एक जितना जॉइंट होगा सभी पे क्या होगा कि हम लोग सोप सोल्यूशन का वहाँ पे कुछ छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर एयर बबल आता है तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे लीकेज होगा। तो इस टाइप में एयर टेस्ट किया जाता है। तो ये सब था कि टेस्ट क्या क्या होता है। तो अब हम लोग सिलेबस को चेक कर लेते हैं कि कितना पॉइंट इस लेक्चर में हम लोग किए हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हम लोग का मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर्स। लेकिन ये पॉइंट को हम लोग अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। आइए देखते हैं सिलेबस से हम लोग क्या क्या यहाँ पे पढ़े हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे सिस्टम ऑफ स्वेराज के बारे में। सबसे आगे टाइप्स ऑफ स्वेयर्स के बारे में जाने, सिस्टम ऑफ स्वेराज के बारे में जाने, डिजाइन ऑफ स्वेयर्स के बारे में जाने और सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी और नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। इसका लेइंग के बारे में जाने कि लेइंग ऑफ स्वेयर कैसे करते हैं। टेस्टिंग ऑफ स्वेयर के बारे में जाने कि कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है स्वेयर्स पे। अगला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर। मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे, जिस लेक्चर में मैनहोल्स, ड्रॉप मैनहोल, ये सब के कंपोनेंट पार्ट्स, लोकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, जो सब अगला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहाँ तक ही एंड करेंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।